नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में आता है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, उनके लिए हम अपने चैनल श्री एजुकेशन पर लेकर के आए हैं एक श्रृंखला, एक सीरीज़, जिसका यह तीसरा वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 2 वीडियो भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है विज्ञान की, उसका अध्याय है 3, जिसका शीर्षक है तंतु से वस्त्र तक। उसके विषय में यह अध्याय होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने खुद के इनपुट्स भी इसमें डाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस अध्याय में नहीं थी, लेकिन उनका संबंध था कुछ ऐसी तथ्यों से, कुछ ऐसी चीज़ों से जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उनका समावेश आपको इस अध्याय में, इन नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसका शीर्षक है तंतु से वस्त्र तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अध्याय पूरा देखने के बाद, ये वीडियो समझने के बाद, आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझ जाएंगे। आपको पता चल जाएगा वस्त्रों में विविधता क्या होती है। जो वस्त्र हम धारण करते हैं, पहनते हैं, उनमें कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा तंतु क्या होता है, ये हम जान लेंगे, समझ जाएंगे। कुछ पादप तंतुओं को हम देखेंगे। सूती तागे की कताई कैसे होती है, ये भी हम जानेंगे। तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं, वह भी हम जानेंगे। और वस्त्र सामग्री का जो इतिहास है, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो भी हम इस वीडियो में अंत में जान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो शीर्षक है तंतु से वस्त्र तक। तंतु क्या होता है, एक बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। अध्याय का शीर्षक अगर हम समझ लेते हैं तो अध्याय समझने में बड़ी आसानी हो जाती है ना। देखिए, आपने एक बहुत ही पुराना कहावत, आप कह लीजिए पुरानी कहावत है, कही जाती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। धागे को आपने देखा होगा, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम धागा शब्द इस्तेमाल में लाते हैं, उपयोग करते हैं। तो अगर आप उसे बहुत ज़्यादा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत छोटे छोटे और महीन धागों से, तागों से मिलकर के बना हुआ है। यही महीन तागे जिनसे मिलकर के एक तागा हम उपयोग में लाते हैं, जिसे देखते हैं, उन महीन तागों को जिनसे मिलकर वो बना है, तंतु कहते हैं। और स्पष्ट तौर पर आप समझ जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमें देखना है वो है वस्त्रों में विविधता। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे रेशमी यानी सिल्क। मैं आपको बता दूं कि ये जो है छूने में चिकने होते हैं। यह एक तरह का इनका इंट्रोडक्शन है ना। हमने कहीं ना कहीं इनको देखा है, इनको महसूस किया है, लेकिन हम जानेंगे कैसे कि यही पर्टिकुलर तागा जो है वो रेशम कहलाता है, नायलॉन कहलाता है या ऊन कहलाता है। तो उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। रेशमी यानी सिल्क की बात करें तो छूने में चिकने होते हैं, मुलायम भी कह सकते हैं होते हैं, और चमकीले होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है सूती यानी कॉटन। छूने में थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है और इनमें चमक नहीं होती है। अगर कोई वस्त्र आपके सामने चमक रहा है तो इसके बहुत संभावना है, बहुत चांसेस हैं कि वो सूती वस्त्र नहीं है। ठीक है, फिर है नायलॉन। ठीक है, ये होता है चमकीला, संश्लिष्ट आप कह सकते हैं, हल्का होता है और होता है कठोर। ठीक है, इसके बाद ऊन की बारी आती है। ऊनी यानी वुलन क्लॉथ्स आप जानते हैं, हम ठंड में पहनते हैं। मोटा होता है, कोमल होता है, रोएदार होता है और गर्म होता है ना। हम ये देखेंगे कि ये गर्म क्यों होता है। दरअसल बात यह है कि जब हम वुलन क्लॉथ्स के का नाम लेते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जहन में, हमारी कल्पना में, इमेजिनेशन में ठंड का मौसम अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम ठंड के मौसम में जो है ये वस्त्र धारण करते हैं। होता ये है दोस्तों, साथियों, कि जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, ऊन के कपड़े होते हैं, उनके बीच में होते हैं छोटे छोटे से, आप कह लीजिए छिद्र होते हैं, जिनमें हवा भरा जाती है। और ये जो हवा होती है, ये काम करती है ऊष्मा के, आप कह लीजिए कि ये ऊष्मा की चालक नहीं होती है ना। ऊष्मा की बहुत अच्छी ये होती है कुचालक, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो बाहर नहीं निकल पाती, और बाहर की जो ऊष्मा है वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि हमें ऊन के कपड़े हम जब पहनते हैं तो हमें ठंड का एहसास नहीं होता। और यही चीज़ जो है वो बर्फ़ के साथ भी है। आपने देखा होगा कि बर्फ़ को जो है बोरों में रखा जाता है। कारण यही है कि बोरों के छिद्रों में भरी हुई हवा ऊष्मा की बहुत अच्छी कुचालक होती है। यही कारण है कि उसमें बर्फ़ जो है वो नहीं पिघलती। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं वस्त्र के बारे में। एक लाइन यहाँ पे दी हुई है कि वस्त्र यानी कपड़ा कई तरह के होते हैं। कुछ वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो कुछ वस्त्र का उपयोग हम गर्मियों में करते हैं। कुछ वस्त्र हमें ठंडा रखते हैं। वस्त्र का गुण
तंतु पर निर्भर होता है जिससे कि वे बनते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जिस मकान में, जिस घर में आप रहते हैं, उसमें जो महत्व, उस मकान, उस घर में जो महत्व सैंड पार्टिकल्स का होता है, वही महत्व एक कपड़े में, एक वस्त्र में तंतु का होता है। ये आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। कॉटन, लाइनिन, सिल्क, जूट, पॉलीकॉटन, है ना, नॉन वूवन, वूल, वूवन, सैटिन, ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र सैंपल अपनी स्क्रीन पर। तो अब जब हमने विविधता की बात करी, अब हम जानते हैं कि तंतु क्या होता है, इसको समझते हैं। तंतु में आप देखेंगे सबसे पहले बिंदु में लिखा है, एक तागा तंतु से मिलकर बना होता है। अगर हम एक तागा लें और उसके लड़ियों को पृथक करें, यानी अलग अलग करें, तो ये पाएंगे कि हर एक लड़ी और भी महीन लड़ी से मिलकर के बनी हुई है, और यही पतली पतली लड़ियों को हम कहते हैं क्या? तंतु। ठीक है। वहीं पर इसके दूसरी लाइन में ये लिखा हुआ है कि तंतु से कपड़ा बनता है। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे, जो कपड़े हम पहनते हैं वो तंतुओं से मिलकर ही ऑब्वियसली बने होते हैं। तीसरी लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि तंतु को पादप और जंतु दोनों स्रोत से प्राप्त किया जाता है। जंतु से तात्पर्य आप समझ गए हैं ना, जंतुओं से, जीव से, और पादप अर्थात पौधों से। ठीक है। इसके बाद में लिखा है तंतु को प्रयोगशाला में भी बनाया जाता है, जिसे संश्लिष्ट तंतु यानी मानव निर्मित तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट शब्द अभी हाल ही में हमने देखा, इसी वीडियो में देखा, इंट्रोडक्शन में जब हम नायलॉन की बात कर रहे थे तो उसके लिए ब्रैकेट पे एक शब्द हमने देखा था, वो था संश्लिष्ट। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उस बिंदु पर जो अभी हमने देखा, मानव निर्मित तंतु। पटसन, पटसन की बात यहाँ पर लिखी गई है। पटसन, रुई, फ्लैक्स आदि के जो तंतु हैं वो पादप स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। अब बात करते हैं तंतु के प्रकार की। जब हमने जान लिया है तंतु क्या है, तो इसके प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नाम जो है वो देख रहे हैं, क्या लिखा है? प्राकृतिक तंतु। फिर लिखा हुआ है संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, है ना। कुछ तंतु हमें पादपों और कुछ हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे जूट, रेशम, सूत, ऊन। इस प्रकार के जो तंतु हैं ये प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं, या इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। अगर बात करें हम वहीं पर संश्लिष्ट तंतु की, तो ऐसे तंतु होते हैं जिनका स्रोत पादप या जानवर नहीं होता है, फिर बल्कि ये वो हैं जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, है ना, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा कृत्रिम तरीके से मैन मेड होते हैं, है ना, बनाया जाता है, और इस प्रकार के तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इनमें नाम अगर आप लेना चाहें तो पॉलिस्टर और नायलॉन का ले सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि सूती आप कह लीजिए या जूट, ये पादपों से प्राप्त किया हुआ तंतु उनका उदाहरण होता है जो पादपों से प्राप्त होते हैं। और वहीं पे अगर बात करें रेशम या ऊन की, तो ये वो हैं जो जंतुओं से प्राप्त हमें होते हैं। अब बात करते हैं रुई की। रुई यानी कपास। कपास यानी रुई एक प्राकृतिक फाइबर है दोस्तों, जो कपास के पौधों से हमें प्राप्त होता है ना। कपास के पौधे आपने ज़रूर देखे होंगे। कपास जो है वो फैशन उद्योग का एक बहुत ही प्रमुख कपड़ा है, और कपास जो है वो अरबी शब्द क्यूटन से आया हुआ है। ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे कि कपास शब्द एक अरबी शब्द से आया है, जो है क्या? क्यूटन। कपास का सबसे पहला सर्वप्रथम उत्पादन भारत में हुआ था औद्योगिक क्रांति के दौरान। स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग जेनी आदि जैसी नई तकनीकों यानी टेक्निक्स के आविष्कार के साथ ब्रिटेन प्रमुख कपास उत्पादकों में से एक बन गया था। ये एक हिस्ट्री की जानकारी है जो मैंने आपको साइंस में दी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा यह वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही होने वाला है कि हम बुनियादी तौर पर जो जो तथ्य हमारे लिए ज़रूरी हैं, मायने रखते हैं, पारीक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जूट के बारे में। क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान और कान से सुनिएगा। लिखा है कि जूट को पटसन भी कहा जाता है, और जूट पौधों को कोर्सियस ऑलिटोरियस तथा कोर्चोरस कैप्सुलरिस से प्राप्त किया जाता है। नाम सुनने में थोड़े अटपटे हैं, अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं इसे दूसरी बार भी कह देता हूँ। लिखा हुआ है कोर्सियस ऑलिटोरियस और कोर्चोरस कैप्सुलरिस। अब आप कह सकते हैं कि ये नाम आपने पहली बार नहीं सुने, तो उससे इसे प्राप्त किया जाता है जूट को, है ना। और भारत में अगर हम बात करें तो पटसन जो है वो मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में उगाया
जाता है। ठीक है, जब मैं आपसे ऐसा कहता हूँ कि भारत में पटसन को जो है असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में उगाया जाता है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ये अनुमान होगा कि हमारे भारत के नक्शे पर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम कहाँ पे है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नायलॉन की जूट के बाद में। नायलॉन क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, यह मानव निर्मित है ना। नायलॉन एक प्लास्टिक है जिसमें सुपर लॉन्ग भारी अणु होते हैं जो कि परमाणुओं के छोटे रिपीटिंग सेक्शन से बने होते हैं। गुण की अगर बात करें तो गुणों में अलग अलग विविधताएं इनमें आप देख सकते हैं। विविधताओं को प्राप्त करने के लिए पॉलीमर को यानी बहुलक को विभिन्न पदार्थों के साथ मिलाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने टाइटल दिया है जो लिखा है कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया। तंतुओं से धागा कैसे बनता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ लिखा है कि तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? कताई। और कताई की जो प्रक्रिया है इसमें रुई के एक पुंज को लेते हैं, उससे रेशों को खींचा जाता है और खींचकर उन्हें ऐंठते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से रेशे पास पास में आ जाते हैं और एक तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कताई के लिए उपयुक्त युक्ति का नाम बताइए तो सरल युक्ति है कौन सी? हस्त तकुआ। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। बड़े पैमाने पर, वृहद पैमाने पर तागों यानी धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से आजकल किया जा रहा है। ठीक है, तागे को यानी धागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना इसका पहला स्तर है। इसके पश्चात तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। आप चित्र में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पादप तंतु के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? रुई की। अगर हम ये सोचें कि रुई कहाँ से आती है ना, तो देखिए इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे या क्या इसका उत्तर होना चाहिए? पहले बिंदु में लिखा है इसे खेतों में उगाया जाता है ना। सामान्यतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा यानी मिट्टी काली और जलवायु कैसी होती है? उष्ण होती है। ठीक है, कपास जो है वो पादप के फल यानी कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं, उनसे निकलती है। कई क्षेत्रीय अलग अलग भाषाओं में, जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले उदाहरण के लिए, तो उन्हें बोंडा भी कहा जाता है जिसमें से रुई को निकाला जाता है। इसका सही नाम है कपास गोलक। ठीक, इसके बाद में आगे के बिंदु में लिखा है पूरी तरह से परिपक्व हो जाने के बाद में जो बीज है वो टूट जाते हैं, टूट करके खुल जाते हैं और अब जो है वो कपास तंतुओं से ढके बिनौले यानी कपास के बीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको जानकारी होगी कपास में बीज भी होते हैं जिन्हें अलग किया जाता है ना। ये जो चित्र अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसमें आप देख सकते हैं कि इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रोओं से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने इसे ढक लिया हो, यानी इसे बर्फ से या आच्छादित हो गए हों। ठीक है, ओके, ये कपास पादप के खेत है। साथियों, सामान्यतः अगर बात करें तो कपास जो है कपास बोलों से कपास को हस्त चयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है यानी हाथ से निकाला जाता है। इसके बाद क्या होता है? कपास से बीजों को कंकतन या फिर आप कह लीजिए कंकतन ही एक सही शब्द मुझे मुनासिब लग रहा है, कंकतन के द्वारा अलग किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं, आप कह सकते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है साथियों, और आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं कपास ओटना कैसे होता है ना। अब हम बात करते हैं जूट यानी पटसन की। तो जूट और पटसन में सबसे पहला बिंदु जो हमें दिया है वो है कि पटसन जो है वो तंतु को, पटसन का जो तंतु है उसको पटसन पादप के तने से हम प्राप्त करते हैं। अभी हमने देखा था कि कपास को हम कपास गोलक से प्राप्त करते हैं, और जूट की जब बात आई पटसन की तो पटसन का जो तंतु है उसको पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से दोस्तों पटसन पादप जो है ये फसल इसको पुष्पन अवस्था में काटते हैं, यानी जब उसमें पुष्प आ चुके हों। फसल कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है, और ऐसा करने से क्या होता है? तने जो हैं वो गल जाते हैं पूरी तरीके से और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों के द्वारा अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को दोस्तों तागों में यानी धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है, और भारत में इसकी जो खेती है ये कब की जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे,
वर्षा ऋतु में। इसको याद रखने का एक बहुत सरल सा तरीका बताता हूँ। पटसन यानी जूट के बारे में मैंने अभी आपको ये बताया कि इन्हें गला कर रखा जाता है पानी में, और पानी तो बारिश के मौसम में ही आता है। तो आप याद रखेंगे कि वर्षा ऋतु में भारत में पटसन की खेती की जाती है। दोस्तों, भारत में पटसन को मुख्य रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में उगाया जाता है। नाम आप याद रखेंगे, बिहार कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है और असम कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं पटसन पादप को। अब बात करते हैं सूती तागे की कताई की। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला बिंदु जो हमारे सामने है वो है रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, है ना। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं जिससे आपको जानकारी मिलती है, खास तौर पर ऐसी जानकारी जो आपकी अध्ययन में आपके लिए सुविधा लेकर के आती है, तो उसके नोट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे ये अपेक्षा है, अपेक्षित है आपसे कि आप एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखे हुए होंगे, एक पेन रखा होगा आपने, जिसमें आप ज़रूरी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिख रहे होंगे। ठीक है, ताकि आप इसका रिवीजन कर पाएँ। तो दोस्तों, क्या बताया मैंने अभी आपको, हम पढ़ क्या रहे हैं, सूती तागे की कताई वाला टॉपिक। और सबसे पहले बिंदु मैंने आपको बताया कि कताई किसे कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है कताई। इस प्रक्रिया में होता क्या है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच करके ऐंठा जाता है, और ऐसा करने से रेशे जो हैं वो पास पास में आ जाते हैं। फिर तीसरे बिंदु में लिखा है कि कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ठीक है, ये बिंदु हमने अभी एक और बार पहले पढ़ लिया है इसी वीडियो में, है ना। तो एक तरह का रिवीजन आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका हो गया है। चित्र में आप चरखे को देख सकते हैं, और महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है उसे सुनिएगा। खादी के प्रचलन को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बड़े पैमाने पर दोस्तों, बड़े स्केल पर, लार्जर स्केल पर तागों यानी धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की हेल्प से, उनकी सहायता से किया जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि कताई के बाद जो तागे निकलते हैं, जो तागे बनते हैं, निर्माण होता है, उनका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब तागे से वस्त्र को देख लेते हैं। समझिएगा कि तागे से वस्त्र बनाने की ना बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हैं, और इनमें दो प्रमुख विधियाँ हैं, एक है बुनाई और एक है बंधाई। ठीक है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुनाई के विषय में कि बुनाई क्या होता है। दोस्तों, होता यह है कि दो सेट तागों के जो हैं उनको आपस में कर दिया जाता है पूरी तरह से व्यवस्थित। फिर क्या होता है, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया जिसे वीचिंग भी कहा जाता है यानी बुनाई कहा जाता है, उसे उपयोग में लाया जाता है। और ये जो चित्र आप नीचे देखेंगे, इसमें आप ये देख पाएंगे कि कागज़ की कुछ पट्टियाँ हैं, उससे इसको बुनने का प्रयास करते हैं। कागज़ की पट्टियों से बुनाई की जाती है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है साथियों, और करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचालित होते हैं। ठीक है, यानी या तो हाथ से चलने वाले या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। आप हस्त करघे को यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अब बुनाई समझ ही रहे हैं तो एक विशेष प्रकार की बुनाई भी समझ लेते हैं, वो है स्वेटर की बुनाई। इसकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। वस्त्र का एक टुकड़ा जो है वो इसी तरह से तैयार होता है और एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है, और वस्त्र क्या है वो उधड़ता चला जाता है। मोजे तथा बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की जो बुनाई है यह हाथों से और मशीनों के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक और महत्वपूर्ण विषय वस्तु की ओर आगे बढ़ते हुए उस पर चर्चा करेंगे, जो है वस्त्र सामग्री का इतिहास। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। पहले बिंदु पर आते हैं। पहले बिंदु में लिखा है कि प्राचीन काल के लोग प्रारंभ में वस्त्रों के रूप में वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों या फिर आप कह लीजिए कि जंतुओं की जो चमड़ी होती है, समूर के अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है, यानी कि जंतु यानी जीवों जानवरों की खालों से खुद को ढकते थे, पत्तों से ढकते थे, वृक्षों की छाल से ढकते थे, है ना। ये तो हमने देखा भी है बहुत सारी ऐसी। आपने मूवीज़ अगर आप देखने में दिलचस्पी आपकी है तो आपने स्टोन एज दिखाई जाने वाली कई सारी मूवी वीडियो को देखा होगा, है ना, और पढ़ा भी होगा, चूँकि आप एक विद्यार्थी हैं और पढ़ने में आपकी रुचि तो है ही, है ना। दूसरे बिंदु में लिखा है कि कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने क्या किया, पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चहाइयाँ और डालियाँ यानी टोकरी बनाना सीखा। कौन से जीवन में प्रवेश करने के पहले?
कृषि समुदाय में बसना। समझिएगा, है ना। आप जानते हैं कि जो आदि मानव था वो घुमक्कड़ किस्म का था, लेकिन उसने जब कृषि करना शुरू किया तो वो फिर कैसा, उसने अपना घुमक्कड़पन छोड़ दिया। अब वो कैसा हो गया, अब वो नोमैडिक लाइफ नहीं जीता था, अब वो एक जगह स्थिर रहना उसने तय कर दिया, क्योंकि भाई अब तो खेती कर ली, अपनी संपत्ति हो गई, तो अब उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, है ना। तो ये वही समय था जब उसने घास को बुनकर चहाइया और डलिया यानी टोकरी बनाना सीखा। तीसरे बिंदु में क्या लिखा है कि लताओं जंतुओं की ऊंट अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई और इनको बुनकर के क्या तैयार किए, वस्त्र तैयार किए। आप कल्पना शक्ति के द्वारा ये सब कुछ देख पा रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक क्रम में ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है। पूर्व में क्या हुआ, पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं। भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। आप याद रखेंगे। फ्लैक्स की बात करें तो फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और प्राचीन मिस्र में, मिस्र की बात हो रही है, प्राचीन मिस्र में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय क्या होता था, लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, यानी ढक लेते थे, और शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का वो उपयोग उस समय किया करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। ये एक तरह का प्रोसीजर यानी विधि को आप यहाँ पर एक क्रम से देख सकते हैं। कपास गोलक, फिर उसको ओटना, ऐठन जिसमें जुड़ा हुआ है, रेशे, फिर कताई होती है, फिर तागे से बुनाई और बंधाई, 2 तकनीकों के द्वारा तैयार किया जाता है वस्त्र को। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान आता है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये तमाम वीडियो, इसकी पूरी श्रृंखला सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो इसी तरह से देखते रहिए इन सारे वीडियोस को। अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए श्री एजुकेशन को, है ना। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी गई हैं उन पर भी आप विजिट करिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं भविष्य में, है ना। और वर्तमान में भी समय समय पर रिवीजन करते रहिए, है ना। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।